हेलो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ट्विटर पे आपको पहले बोला था, आज सुबह सुबह बोला था और मैंने कल और परसों के वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले 9:08 में ये एनएससी की प्री मार्केट रिपोर्ट आती है, इसको मैं ज़रूर देखता हूँ। एनएससी की प्री मार्केट रिपोर्ट, और इसमें एफएनओ स्टॉक्स के सेक्शन को देखता हूँ बिकॉज मैं एफएनओ स्टॉक्स को ही कवर करता हूँ। और इसमें अगर आज आप देखेंगे तो एफएनओ स्टॉक्स को अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमें सिंगापुर निफ्टी देख के सुबह ही पता लग गया था या एंटीसिपेशन हो गया था कि निफ्टी में गैप डाउन हो सकता है। सवाल यह था कि 0.5% का होगा, 1% का होगा या 1.5% का होगा, वो देखना था हमें। तो ये 9:08 पे जो रिपोर्ट आई उसको देखा मैंने सुबह, और इसमें कोई भी स्टॉक ऊपर के साइड पे किसी में भी बड़ा गैप अप नहीं दिख रहा था। बड़ा गैप अप से मेरा क्या मतलब है, 4-5% या उससे ऊपर का जो गैप अप होता है उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये बड़ा गैप अप है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या जिसमें अनयूजुअल मूव आ सकती है। लेकिन नीचे के साइड में आप देखेंगे कि एक एयू बैंक करके है स्टॉक, जो कि 4.67% डाउन दिखा रहा था प्री ओपन में, मार्केट ओपन होने से पहले। दैट मीन्स कि इसका प्री ओपन में जो ऑक्शन से प्राइस डिसाइड हुआ था वो 4.67% नीचे का प्राइस से ओपन होने वाला था। ऐसी सिचुएशन के जो स्टॉक्स होते हैं ओपन होने के बाद दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जरूर भागेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे जरूरी है कि आप ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करो जो मूव दे आपको, भले आपके डायरेक्शन में दे या आपके अपोजिट डायरेक्शन में दे, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर अपोजिट भी देगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। एक स्टॉक में एसएल हिट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग यहाँ पे स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं करने आए। ये एक गेम है एक बड़े ढेर सारी ट्रेड्स का, और उसमें अगर आप 50% स्टॉक्स में भी अगर आप प्रॉफिटेबल है तो आपका काम बन जाएगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड आपको ऐसे सेट करना है। तो 9:08 से लेके मैंने एयू बैंक का स्टॉक को ट्रैक करना शुरू कर दिया मार्केट से ओपन होने से पहले। अब ये अगर आप देखोगे एयू बैंक का ग्राफ है, तो ये 5 मिनट ग्राफ है। इससे एक दिन पहले स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं थी, पहले से कोई डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं थी, अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं थी। और तो जैसे ही ओपन होता है इस पर्टिकुलर केस में, जहां पे स्टॉक 4 या 5% डाउन होता है, तो हम 1 मिनट वेट करते हैं, और उसके बाद 1 मिनट वेट करने के बाद 9:16 पे पोजीशन लेते हैं। तो मैंने यहां पर पोजीशन इसका लिया, और जो डे हाई होता है या फिर जो ये कैंडल का ओपन होता है वो दोनों में से कहीं पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। दोनों में से कहीं पर जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है कि अगर कैंडल बहुत बड़ी है या विक बहुत बड़ा है तो कैंडल के ओपन पे लगाते हैं। और अगर जैसे ये पर्टिकुलर सिनारियो है जहां पे हम यहां लगाएं या यहां लगाएं, बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो डे हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। अगर आप बहुत ही टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आप 0.1 या 0.2 का एटीआर उसमें ऐड कर सकते हो, जो डे हाई है उसमें। तो मैं तो चूंकि मैनुअल ट्रेडर हूं, तो मैंने, और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली ये स्टॉप लॉस लगा दिया। मैंने पोजीशन ले लिया 1071 पे, और आ, जैसा कि आपको दिखेगा 1082 पे कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और ये आपका 1 मिनट ग्राफ है। इसके बाद अगर पोजीशन आपके फेवर में जाती है तो स्टॉक में बाउंस आएगा। तो आपको ये पहले ही बाउंस पे आपको घबराना नहीं है, या आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। अगर 5-10 मिनट आपकी पोजीशन सरवाइव करती है तो इन दैट केस आप 5 मिनट ग्राफ पे जाओ या 3 मिनट ग्राफ पे जाओ, और उसके बाद स्टॉक को ट्रेल करना चालू करो। ये मैंने आपके सामने 5 मिनट का ग्राफ खोला हुआ है। अब आप देखेंगे 5 मिनट ग्राफ पे, तो ये पहली कैंडल रेड बनी है और हमारी पोजीशन यहां पे शुरू हो गई थी। अब आप देखेंगे ये हमारा रिस्क है, जिसको मैं 1 आर भी बोलता हूं। और इसके बाद हम वेट करेंगे, या तो आप सिंपल 20 डीसी से ट्रेल कर सकते हो, और नहीं तो पिवट से भी ट्रेल कर सकते हो। पिवट से ट्रेल करने मतलब जैसे अगर स्टॉक यहां से गिर गया है और इसके बाद इसने ये आगे के लिए यहां पे ये लोकल हाई बनाया है, तो अगर ये लोकल हाई को ब्रीच करता है तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब अगर एक बार ये इसको क्रॉस कर चुका है तो इन कैंडल्स के लिए ये आपका रिवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये और भी गिरता जाता है
यहाँ पे जैसे इसने लोकल हाई बनाया है तो आगे की कैंडल्स के लिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ध्यान रहे मैं जो हाई है उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पंटर लोग होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो आएंगे और आपका स्टॉप लॉस टच करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा आपको उससे ऊपर रखना है। और जैसे ये 5 मिनट कैंडल है और ये स्टॉक बहुत देर से फ्लैट था, और जब इसने हाई बनाया 1030 के आसपास, या तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था यहाँ पे। ये मुझे हालांकि बाद में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इमीडिएटली मेरे स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट में और भी गिरावट आई और ये स्टॉक जो है 1000 के नीचे बहुत देर तक रहा है और 1000 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। अगर आप ये स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं और आपने अगर समझो कि एक लॉट से लिया है, तो आपका जो भी रिस्क रहेगा 10-15 हजार का, ये 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आपको देके जाएगा। दूसरी तो ये प्री ओपन देख के एक ही स्टॉक हमको मिला था। जनरली 1 या 2 स्टॉक ही हम पकड़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं पकड़ते, बिकॉज ये स्ट्रेटजी में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 40 to 50% ही सक्सेस रेट होता है। और आज तो एक ही स्टॉक दिख भी रहा है। ये 2-3 जब मार्केट खुद ही 1% के आसपास निफ्टी गैप डाउन था और बैंक निफ्टी जो है 1.5% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा पोजीशंस मॉर्निंग में नहीं लेते हैं। दूसरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिल्कुल सेम इसी पे 916 वाला जो था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर 1 मिनट की आप कैंडल देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कैंडल ट्रिकी बनी थी। पहला 1 मिनट जो है निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ट्रिकी था। अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हो, चूंकि ये रेड कैंडल है, तो अगर आप सेल पोजीशन लेते हो और यहाँ पे अगर आपका कहीं स्टॉप लॉस होता है, तो ये है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं होगा। और मैंने ये पोजीशन भी लिया था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और 2 मिनट के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। तो बैंक निफ्टी में अगर ऐसी सिमिलर पोजीशन ली तो आपका स्टॉप लॉस आज हिट हो गया होता। मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ ट्रेडर जो है, सुबह सुबह अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या क्या क्यूज को देख सकते हो और कैसे पोजीशन आप ले सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया था। सेम निफ्टी में भी गैप डाउन था अराउंड 1% का, 0.99% था या 0.95% था। उसको हम हालांकि पूरा 1% नहीं था, लेकिन मैंने उसमें भी पोजीशन लिया था। तो ये आपका 1 मिनट का अगेन कैंडल है, और पहली 1 मिनट कैंडल जो है निफ्टी में ग्रीन बनी थी। तो मैंने ये कैंडल क्लोज के बाद यहाँ पे, ठीक यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस जो था आज का जो लो था उसके थोड़ा सा नीचे था। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी होती तो मैं कैंडल क्लोज पे भी लगाता, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क नहीं था। और जनरली एक बार प्राइस डिप भी मारता है, जैसे कि आपने देखा ठीक सेकंड कैंडल में ही मारा था। तो ये मेरा रिस्क हो गया ट्रेड का। और जब ये ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो फिर मैंने इसको 5 मिनट कैंडल से ट्रेल करना चालू किया। 5 मिनट कैंडल से ट्रेल करने के बाद जैसा कि आप देखोगे, ट्रेड बहुत ज्यादा देर सरवाइव नहीं किया और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे यहाँ पर ये ट्रेड में हम निकल जाते हैं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का जैसा सिचुएशन था, या थोड़ा सा एक बहुत ही नॉमिनल सा यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहीं पे निकल गए थे। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन था। ये मेरी आज की तीसरी ट्रेड थी, जो मैंने आपको ट्विटर पे भी शेयर किया था। और इसके अलावा मैंने 2 ट्रेड आपके साथ और शेयर किया था। एक तो एक ये M&M फिनांस का शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। खैर इसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही शेयर किया था और जैसे ही पोजीशन ली थी और विद इन मिनट्स इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो लेकिन इसमें भी आपका ये चूंकि प्री ओपन का ट्रेड नहीं था, तो 5 मिनट कैंडल देख के इसको लिया था। और स्टॉक ओपन होने के तुरंत बाद इसने कुछ क्रूशियल लेवल को ओपनिंग पे ही तोड़ दिया था। और आप अगर देखेंगे तो एक बहुत ही 5 मिनट ग्राफ में वॉलेटिलिटी एकदम से कल डिप हुई थी, और बहुत ही ये एटीआर भी पूरा डिप हुआ था, एक नैरो बैंड बना था। और उसके बाद ये परफेक्ट होता है किसी भी ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था कहीं पे फर्स्ट या सेकंड कैंडल के बाद लिया था, और विद इन फ्यू मिनट्स, या आप बोल सकते हो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर,
इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये इसकी कहानी थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोई यहाँ पे आपको होली ग्रेल नहीं दे रहा हूँ, 40 to 50% स्टॉक्स में ही सक्सेस मिलती है, लेकिन जब मिलेगी तो आपको 6 आर 7 आर का ग्रेन होता है, और जब लॉस होता है तो 1 आर का ही होता है, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आर। तो आप पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में प्रॉफिटेबली निकल के आते हो, जबकि आपका विन रेशियो ट्रेड्स का भले ही कम हो। इसके बाद मैंने आपको इसका बायोकॉन का बताया था। बायोकॉन में मैंने सेल के लिए बताया था। सेम वैसे मैंने इसमें चूंकि ये भी प्री ओपन से नहीं लिया था ट्रेड, ये 5 मिनट कैंडल इसकी पहली बहुत बड़ी बनी थी, और पहले भी आप देखोगे तो इसमें आपके सामने 1 आवर चार्ट अगर दिखाऊं तो काफी सेलिंग थी, जबकि मार्केट कल और परसों काफी बुलिश था। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, फिर भी ये कल इसमें काफी सेलिंग थी। और ये फार्मा स्टॉक होने के बाद भी अगर आप डेली ग्राफ भी देखोगे तो बहुत ज्यादा इसमें कोई हर दिन रेड कैंडल ही बन रही। तो इट वाज अ वेरी गुड शॉर्ट कैंडिडेट, और क्रूशियल लेवल्स जैसे आप डेली में भी देखोगे तो ये 292 वाज अ वेरी क्रूशियल लेवल, जो आज जिसने ओपन के टाइम पे ही ब्रेक कर दिया था। तो इसमें 5 मिनट ग्राफ देख के ओपनिंग के पहली जो मार्केट को सेटल डाउन होने दिया, और उसके बाद जब ये इसमें बाउंस आया तो कहीं पर आई थिंक 386 या 384 पर कहीं पर इसका ट्रेड लिया था, जब ये यहां पे लिया था कहीं पे, या और भी नीचे लिया होगा, शायद ट्विटर पे जब बताया था तो 384 ऑलरेडी आया हुआ था। बट वो मैं जो ट्विटर पे शेयर करता हूं वो थोड़ा सा डिलेड भी होता है कई बार। तो यहाँ पे कहीं अगर लिया होगा, और मैंने इसका स्टॉप लॉस आपको दिया था यहाँ पे, ठीक है। और तो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो है शेयर में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया, और अंत तक जो है वो, हालांकि ओवरऑल मार्केट में काफी मेल्टडाउन आया, बट ये बहुत नहीं गिरा, 381 के आसपास ही क्लोज हुआ। लेकिन इसने उल्टे साइड का झटका भी कभी ज्यादा दिया नहीं। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड शुरू करी है और उसके बाद इसने पिवट को कभी भी नेक्स्ट जो नियरेस्ट पिवट था उसको कभी क्रॉस नहीं किया, आपके स्टॉप लॉस बी पे भी नहीं पहुंचा, तो ये भी 1:1 का या 1:0.5 0.4 का ये प्रॉफिट दे के गया है। तो एमएनएम शेयर किया था आपके साथ, बायोकॉन शेयर किया था, और ये एयू बैंक शेयर किया था, और निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिखाई दिया। तो ये बेसिकली ये आपका, रादर देन अगर आप मेरी ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि एक साथ आप उसमें पोजीशन कभी भी मत लो, उसका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि मैंने वो पर्टिकुलर पोजीशन क्यों ली होगी, और मैंने स्टॉप लॉस कहीं रखा है तो वहीं पर स्टॉप लॉस क्यों रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कैंडल के क्लोज होने का या उसके हाई का वेट नहीं किया, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी थी ये बायोकॉन के केस में। तो जब कैंडल बहुत बड़ी है तो अगर यहाँ तक रिवर्स मार जाएगा तो उसके मोमेंटम से ही अपने आप ही उसका हाई क्लोज कर देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैंडल अगर आपकी बहुत बड़ी है तो इस तरह से आपको इंट्यूटिवली एसएल ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पे हिट होने के चांसेस भी कम रहे, और अगर आपका एसएल हिट हो तो उसके ऊपर मार्केट और भागे, ठीक है। तो ये आज के जो इंट्राडे ट्रेड्स थी उसकी कहानी हो गई। इसके बाद मार्केट में आप देखोगे, अगर निफ्टी का ग्राफ देखोगे, ये 5 मिनट ग्राफ है निफ्टी का, और आप देखोगे कि ओपन हुआ और उसके बाद एक उसने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट में लगातार सेलिंग थी सुबह से। अगर आप ये देखना है ना आपको कि सेलिंग कौन कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेलिंग किस सेगमेंट में किन स्टॉक्स में हो रही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो एफआईआईज के बड़े फेवरेट स्टॉक हैं। अगर उसमें सुबह से वीकनेस है और वो ओवरऑल मार्केट फ्लैट है या ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो आप समझ सकते हो कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर पीएसयू स्टॉक्स में काफी तेजी है लेकिन ओवरऑल मार्केट फ्लैट है, तो आप मान सकते हो कि एलआईसी काफी बाई कर रहा है, बिकॉज एलआईसी का फेवरेट स्टॉक पीएसयू स्टॉक्स है। ये सब जब आप स्क्रीन देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। तो मार्केट फ्लैट था, लेकिन जैसा कि, और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, मैंने जैसा बताया ना मेरे चैनल पे, मेरी कोशिश पूरी है कि ऑनेस्टली मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बता दूं, क्योंकि मैं ये कहीं नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैं रोज प्रॉफिट कमाता हूं या मेरे हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको एक थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप डेली चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डॉनचन चैनल को फॉलो करता हूं, जिस इंडिकेटर को डीसी भी बोलते हैं, ये पहली बार इतने दिनों में
पिछले फरवरी के बाद से पहली बार इसने 20 डीसी को डेली कैंडल में कल क्रॉस किया था। तो कल मैंने बुलिश पोजीशन बनाई थी और मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि नाउ मार्केट लुक्स लाइक अ बाय ऑन डिप, ठीक है। और क्योंकि फरवरी के बाद आप देखोगे तो पहली बार इसने बुलिश कैंडल बनाई थी डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने इनफैक्ट परसों से ही मैंने बिल्ड करना चालू कर दिया था और कल मैंने क्लोजिंग से पहले भी बुलिश पोजीशन बिल्ड करी थी। लेकिन आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद गैप डाउन को मैनेज करने करा, तो गैप डाउन के बाद जो लॉस बुक करना था वो लॉस बुक किया, उसको मैनेज किया और मार्केट ओवरऑल फ्लैट ही था। लेकिन ये समझ में आ गया था कि ये जो कल जो इसने 20 डे का डॉनचेन चैनल क्रॉस किया था डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आप आर्ली भी देखोगे तो इसमें काफी बुलिश तरीके से, मतलब एवरी आवर इट वाज पाउंडिंग अप। ये देखिए आर्ली ग्राफ है और कल डॉनचेन चैनल को इसने एवरी आवर इट वाज पाउंडिंग अप फॉर 2-3 डेज, 27 से ही चालू हो गया था। तो ये समझ में आ गया कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था ऑन द अपसाइड, जो फरवरी के बाद पहली बार हुआ था ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो सुबह से ही सजग हो गए थे ऑन द डाउन साइड निफ्टी में। उसके बाद 5 मिनट ग्राफ जो मेरा इंट्राडे के लिए फेवरेट होता है, उसमें आप देखोगे कि जैसे ही ये टूटा है यहाँ पे, तो इसके बाद जो है मार्केट ने ऊपर मुड़ के देखा ही नहीं है। तो ये टूटने पे यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी चालू कर दी। और एक मैंने एक तरफ मैं देख रहा था कि HDFC ग्रुप में गिरावट आ रही है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करता गया। मैं एक साथ पूरी पोजीशन कभी बिल्ड नहीं करता हूं। जब ये यहाँ पे गिरा है और इसके बाद इसने रिवर्स मारा है और सेकंड टाइम आया, ये टेक्निकल एनालिसिस में, हालांकि मैं हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के अलावा और कुछ ज्यादा देखता नहीं हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि स्टॉक ने तुरंत आके उस लेवल को टच किया और बिना किसी हिचक के क्रॉस कर लिया। और इसके साथ साथ HDFC बैंक जैसा स्टॉक ऑलरेडी 4% डाउन था। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि FIIs को कुछ तो पता है जो हमें और आपको नहीं पता है। मेरा अगर आप गेस पूछोगे तो मुझे लगता है कि इंडिया रेटिंग डाउनग्रेड का काफी दिनों से वेस्टर्न मीडिया में आ रहा है, तो वो डाउनग्रेड हो सकता है। वो डाउनग्रेड से फर्क क्या पड़ेगा? जो बड़े बड़े इंडाउमेंट फंड्स होते हैं, FIIs के जो पेंशन फंड्स होते हैं, वो कंट्री रेटिंग का उसमें हार्ड क्लॉज होता है। अगर कंट्री रेटिंग रिवाइज हो जाती है तो उनको अपना एलोकेशन कम करना ही पड़ता है। ये उनका जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके उनके साथ एक अग्रीमेंट सा होता है। तो वो सेंटिमेंट नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि चलो ये तो टेम्पररी स्टोरी है या तो केसेस कम हो जाएंगे, वो ये सब कुछ नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स अ हार्ड लीगल क्लॉज फॉर मेनी ऑफ द बिगर FIIs जो लॉन्ग टेनर का सोच के आते हैं किसी कंट्री में, 5 साल का 7 साल का। अगर तो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि डाउनग्रेड हो गया है, और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, बट मेरा गेस अगर आप पूछोगे तो यही है कि कुछ तो उनको ऐसा पता है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो कोई सेलिंग नहीं थी। अपना यूरोप पूरा पॉजिटिव है और एशिया माइल्डली नेगेटिव था। तो मैं नहीं बोलूंगा, और कल आपने देखा कि कल कितनी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी और आज उसके बाद जो है एकदम से बेरिश कैंडल इतनी बड़ी बन गई। तो मुझे लगता है कि FIIs को कुछ तो पता है जो हमें और आपको नहीं पता है। DI मतलब जो इन्होंने शायद 3600 करोड़ की सेलिंग करी है, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो नॉर्मली 1000-1200 करोड़ का डेली में रहता है। और DII ने जो बाइंग करी है वो बहुत छोटी बाइंग करी है, उतना सपोर्टिव नहीं हुआ। तो बहुत लोगों ने मुझे ट्विटर पे बोला कि बंगाल के इलेक्शंस का रिजल्ट है। तो आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब गुजरात में जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं, वो था अपना गुजरात का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, असेंबली का इलेक्शन, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। वो उस टाइम इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को नेक टू नेक फाइट दी थी। और उसके बाद भी जब रिजल्ट आ रहे थे, शुरुआती रुझान आ रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, तो भी अपना स्टॉक मार्केट एक उसने डिप बनाया था बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का, लेकिन इमीडिएटली रिकवर कर गया। पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रीजनल इलेक्शंस जो होते हैं, जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ये होता कि ऐसा कोई इंडिकेटर हो जाए जिससे लगे कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आंच आने वाली है, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। उसमें भी हमने बहुत सा देखा है कि मनमोहन सिंह की हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट जयललिता ने 1 वोट से गिरा दी थी, वो सब भी हमने देखा है। स्टॉक मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये एक जो मतलब हमारी सोच है कि अगर बंगाल में बीजेपी हार जाएगी या जीत जाएगी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कि जीत जाएगी कंफर्टेबली, और उससे भी बहुत ऐसा नहीं कि हमारा कुछ गैप अप हो जाएगा। तो उसका दोनों का कोई खास कोरिलेशन नहीं है, ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ।
तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें मंडे की, तो अगर मैंने जो पोजीशन बनाई है ये लास्ट का 1 आवर का जो इतनी हैवी सेलिंग देखने के बाद, तो मैंने मॉर्निंग में ही अपनी बुलिश पोजीशंस काट दी थी। उसके बाद मैंने बियरिश पोजीशंस बनाई है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, वो भी मैंने ट्विटर पे शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं। कई बार क्या होता है रियल टाइम शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इतनी चीजें चल रही होती है साथ में, और कई बार मैं टेलीग्राम पे छूट जाता है, कई बार ट्विटर पे छूट जाता है। लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कल के लिए बेरिश पोजीशन है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग है। बहुत लोग बोल रहे थे नहीं नहीं ये ग्लोबल सेलिंग है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी यूरोप तो पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। तो इंडिया स्पेसिफिक अगर सेलिंग है तो बहुत ही क्रूशियल लेवल से हमने ट्रैवल कर लिया निफ्टी में। 3 दिन 4 दिन में आप देखोगे तो कितना 15,000 कुछ 15,000 क्रॉस कर गया था, और अचानक से, मतलब ये छोटा लेवल नहीं है निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए। तो हम लोग बहुत दिन से एक रेंज में है, और जब ये बड़ा सा रेंज टूटेगा ना, तो कभी भी आप देखोगे बड़ा रेंज जब भी टूटता है तो एक बहुत बड़ी ट्रेंड बनता है कहीं भी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी बना था और उसके बाद टूटा था, तो बड़ा ट्रेंड। तो आपको बड़े ट्रेंड के लिए रेडी रहना है। हो सकता है कि यहाँ डिप मार के फिर ऊपर बने या नीचे बने। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस वीडियो के थ्रू अगर आप इतना सीख सकते हो कि दोनों साइड में बॉस, अगर आप ट्रेडर हो तो रेडी रहो बड़े ट्रेंड के लिए। और अगर बड़ा ट्रेंड आने वाला है, भले 10 दिन में आए 15 दिन में आए, दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, वो लेते रहो आप। लेकिन पोजीशन ऐसी रखनी है कि 1% से ज्यादा लॉस ना हो, और माइंड मेकअप रखना है कि ऐसा ना हो कि ट्रेंड छूट जाए। ट्रेडिंग में 1 2 3 4 10 लॉस लगातार हो जाए 1-1% के, वो कोई सिन नहीं है, वो तो रेगुलर आउटकम है। लेकिन कोई एक बड़ा ट्रेंड छूट जाए आपसे, समझो कि यहाँ पे जो ट्रेंड आया था, आई थिंक ये बजट के जस्ट बाद वाला ट्रेंड था, सॉरी ये नवंबर का जो ट्रेंड आया था, ये अगर आपसे छूट गया हो पूरा, तो ये गलती माफ, अगर आप ट्रेंड प्लेयर हो तो ये गलती की कोई माफी, इसकी कोई माफी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और जैसा कि मैं आपसे ये मेरी कोशिश है, मैंने जब बताया था 3 दिन पहले कि रोज एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो और कोशिश करूंगा छोटा छोटा बनाऊं। आज का वीडियो 20 मिनट का हो गया, मुझे भी आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्त, आप वीडियो देख के निकल जा रहे हो, 336 व्यूज आए हैं, कोई लाइक नहीं मिल रहा मुझे। अगर इतना बुरा बना होगा तो मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। और ट्वीट भी मैंने सोचा था कि कुछ 200 रीट्वीट मिल जाएंगे, और आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको लाइक नहीं करना। लाइक करने से दोस्त मेरा कोई काम भला नहीं होता है, मैं आपका भला करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा भला करो। आपको रीट्वीट करना है, ये चीज ध्यान रहे। क्या करना है? रीट्वीट करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपकी जो भी पोजीशन हो उसमें मंडे को आपको खूब प्रॉफिट हो। थैंक यू।